तो मैंने आप लोगों को एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताया था, ठीक है। जो शुरुआत हुई थी तो उसमें मेरा क्वेश्चन था व्हाई वी आर स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो मैंने आपको बताया था कैसे रॉबिगेलिया हुआ, ये सब बताया था। क्वारंटीन बताया, कैसे फंजाई का स्पोर डिस्कवर हुआ ये बताया, ठीक है। फिर आयरिश फेमाइन हुआ, फिर उसके बाद कैसे एंटोन डिवेरी ने उसको प्रॉब्लम सॉल्व की कि आयरिश फेमाइन क्यों हुआ था। बंगाल फेमाइन हुआ, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स हुई, ठीक है। और उसी के साथ साथ बहुत सारी प्रिडिक्स मैंने बताई, जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में कॉफी रस्ट हुआ। किससे होता कॉफी रस्ट? हाँ, तो जो भी पीछे आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें से ये सब इंपॉर्टेंट है। बंगाल फेमाइन, आयरिश फेमाइन, पीए मैकेली का कंट्रीब्यूशन क्या है, एंटोन डिवेरी का कंट्रीब्यूशन क्या है, समझ रहा हूँ, और नीधम का कंट्रीब्यूशन क्या है, टिलेट का कंट्रीब्यूशन क्या है। इंडियन हिस्ट्री में जैसा हो गया केसी मेहता का क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन उनका, त्रिमलाचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे। और अब हम लोग आ गए थे उसके बाद पूरा हिस्ट्री जानने के बाद कि पीछे क्या क्या हुआ, कैसे प्लांट पैथोलॉजी ऑरिजिनेट हुई, कहाँ से ऑरिजिनेट हुई। कहाँ से ऑरिजिनेट हुई थी? यूरोप से। किसने की थी, किसने ऑरिजिनेट की थी? एंटोन डिवेरी। इसलिए उनको क्या बोल रहे थे हम लोग? फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट। तो ये सब सारे उनके कंट्रीब्यूशन थे। अब हम लोग आ गए थे कि व्हाट इज, हाँ व्हाट इज, क्या आपस में बात कर रहे हो? नहीं नहीं, बात नहीं। इसके बाद हम आ गए थे व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। हाँ, कि व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो बता दें हम लोगों को, मैंने यहाँ पर एक लैंग्वेज जो लिखी हुई है, बुकिश लैंग्वेज है। फाइटोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल बॉटनिकल बायोलॉजिकल साइंस। सभी जानते हैं एग्रीकल्चर की साइंस है, बायोलॉजी की साइंस है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल साइंस। विच डील्स विद द, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, विच डील्स विद द, आगे क्या लिखा है? सिम्टम, ईटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। मतलब ये कि इसमें हम सिम्टम की स्टडी करेंगे, ईटियोलॉजी करेंगे, और मैंने आपको बताया था सिम्टम क्या होता है, ईटियोलॉजी क्या होता है। जैसे आप फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? सिम्टम दिखेगा। सिम्टम आप देखेंगे, फिर सिम्टम देखने के बाद देखेंगे कि ये डिजीज फैलती नहीं है, कैसे हो रही है, फंगस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, या वायरस से हो रही है। और यही पता करने को हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि ईटियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? हाँ, द स्टडी ऑफ कॉज बिहाइंड द डिजीज डेवलपमेंट, द साइंस ऑफ कॉज बिहाइंड द डिजीज डेवलपमेंट। कि कोई भी डिजीज की डेवलपमेंट की कॉज क्या है, मतलब वो डिजीज क्यों हो रही है, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं ईटियोलॉजी। मैनेजमेंट सबको पता है। ये तीन टर्म मैंने आपको बताए थे। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था जो सिम्टम होते हैं ये क्या होते हैं? विजिबल एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस बाय होस्ट सक्सेसफुली आफ्टर ए सक्सेसफुली होस्ट पैथोजन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। विजिबल एक्सप्रेशन आपको जब मिलेगा, मान लीजिए ये आपका होस्ट है, ठीक है, और यहां पर पैथोजन आया और यहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है, तो आपको क्या मिलेगा? एक विजिबल एक्सप्रेशन मिलेगा जो आप देख सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या है ये? सिम्टम। अब आप सिम्टम देख लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि सिम्टम तो ठीक है, कई बार कुछ सिम्टम जो है मैंने आप लोगों को बताया था कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए पाउडरी मिल्ड्यू है ये, ठीक है, ये है व्हाइट रस्ट, तो आपस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये दोनों पाउडरी मिल्ड्यू लग रही हैं। तो क्या होता है कि पाउडरी मिल्ड्यू अलग फंगस से होती है और व्हाइट रस्ट अलग फंगस से। मैंने आपको बताया भी था, पहले क्लास पढ़ा रहे थे इवनिंग में। व्हाइट रस्ट किससे होता है? एल्बिगो कैंडिडा से। पाउडरी मिल्ड्यू की बहुत सारी जीनस हैं, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए कि फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, और अगर फंगस है तो कौन सी फंगस है, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईटियोलॉजी। यहां पर लिखा भी है द स्टडी ऑफ कॉज बिहाइंड द डिजीज डेवलपमेंट। मतलब किसी अगर कोई डिजीज डेवलप हो रही है तो उसके पीछे का कॉज क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? वो ईटियोलॉजी। अब जो कॉज है वो तीन तरीके की हो सकती है, बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक। बायोटिक में सारे लिविंग जितने भी फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड से डिजीज होती है, एल्गी से डिजीज होती है, और फेनोरोगेन प्लांट पैरासाइट से डिजीज होती है।
मीजोबायोटिक में वायरस और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और एयर पॉल्यूटेंट्स, सारे नॉन लिविंग फैक्टर। मैनेजमेंट जानते हैं आप, कब किसी डिजीज को रिड्यूस करना, किसी डिजीज को कंट्रोल करना, तो समझ लो डिजीज को हमने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। यहां तक नोट कर लिया था, सभी ने कर लिया था, सबने नोट कर लिया था ना। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई थी कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका और मीनिंग निकालें, प्लांट तो सभी जानते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा अगर पैथोलॉजी को हम खोलेंगे तो इस तरीके से खोलेंगे। जो पैथोलॉजी है ये मिलकर बना पैथोस प्लस लॉगी, जो कि क्या एक ग्रीक वर्ड है। पैथोस मीन्स होता है सफरिंग और लॉगस मीन्स होता है, और अगर अब हम शॉर्ट में बोलें तो द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी। जब हम किसी सफरिंग प्लांट की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। अब सफरिंग को हम डिजीज भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे सफरिंग का सिनोनिम डिजीज भी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी आप अभी नॉर्मल है, ठीक है, आप में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो आप उससे क्या करते हैं, सफर करते हैं कि यार सफरिंग फ्रॉम फीवर या सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, जो भी आपको दिक्कत आ रही है बॉडी के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिजीज भी बोल देते हैं। तो इसको अगर हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी, ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब बात आती है कि डिजीज क्या है, डिजीज क्या है, तो डिजीज को हम बताते हैं द मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू या सेल विच इज कंटिन्यूअस इरिटेशन बाय ए पैथोजन रिजल्टिंग प्रोड्यूसिंग सिम्टम। मतलब ये कि अगर ये कोई होस्ट का सेल है या यहां पर टिश्यू है, ठीक है, यहां पर क्या होंगी, सेल होंगी, नॉर्मल सेल होंगी, और जब नॉर्मल सेल होंगी तो नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। अभी हम लोग हैं तो हमारे अंदर क्या है, सेल्स क्या कर रही हैं, फंक्शनिंग कर रही हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है ना, ठीक। और जब ये फंक्शनिंग कोई पैथोजन की वजह से एबनॉर्मल हो जाए, मतलब नॉर्मल ना रहे, उसी को हम बोल देते हैं मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू या सेल, किसके इरिटेशन से, और फिर हमको क्या मिलेगा, तभी डिजीज कॉज होगी। समझ रहे बात को, जहां पर भी ये टर्म है माइल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू या सेल और कोई पैथोजन इन्वॉल्व हो, तो समझ लीजिए वहां पर किसकी बात हो रही है, डिजीज की बात हो रही है। और जब हम डिजीज प्लांट को या सफरिंग प्लांट को स्टडी करते हैं तो उसी को बेसिकली हम लोग बोल देते हैं क्या है, ये प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। और वहां एक जो बुक, ये तो मेरी बनाई हुई लैंग्वेज है, वहां पर बुकिश लैंग्वेज में लिखा था कि डील्स विद द सिम्टम ईटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, डील्स विद द ईटियोलॉजी सिम्टम ईटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहां पर मैं लिख रहा हूं, जब पैथोलॉजी को देखा, द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट, एक ही बात है। वहां पर भी सिम्टम क्यों कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब डिजीज हो रही है, ठीक है, और जब डिजीज होगी तो कोई पैथोजन होगा, उसी को हमने बोल दिया ईटियोलॉजी, और लास्ट में उसको हम क्या करेंगे, मैनेज, तो हमारा गोल है ही, मैनेज तो हमें करना ही है, डिजीज को रोकना ही है। तो वहां पर भी डेफिनेशन ठीक है, और एक ये शॉर्ट डेफिनेशन है, ये नोट किया आपने या नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए आप, और कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पैथोलॉजी में टर्म्स की इंपॉर्टेंट है, आपके टर्म्स क्लियर होना चाहिए। जैसे सिम्टम हो गया, ये भी एक टर्म है, ईटियोलॉजी ये भी एक टर्म है, डिजीज, ये सारे टर्म हैं,
ये आपको सारी चीजें याद रखना है। सिम्टम क्या होता है, ईटियोलॉजी क्या होता है, स्पोर्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं, ये सब आपको याद रखना है। टर्म भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बात नहीं, हाँ डिजीज बताते हैं। हो गया, देखिए थोड़ा सा और समराइज करते हैं इसको। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये कोई लीफ है प्लांट की, इसी को हमने बोल दिया ये क्या है, होस्ट। क्या है ये, होस्ट। और होस्ट के अंदर क्या होती है, नॉर्मल सेल्स होती हैं लीव्स के अंदर, नॉर्मल सेल्स होंगी, ठीक। सपोज करिए कोई पैथोजन, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आकर के कहां पर एंटर किया, लीफ पर एंटर किया। नॉर्मल सेल होंगी, नॉर्मल सेल थी पहले, लेकिन जैसे ही आया मैंने आपको बताया ये क्या टॉक्सिन और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं पैथोजन, और टॉक्सिन और एंजाइम की वजह से जो नॉर्मल सेल क्या होती हैं, एब नॉर्मल बन जाती हैं, एब नॉर्मल बिहेव करने लगती हैं, और धीरे धीरे जो है सेल जो है वो डाई, मर भी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, द मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू या सेल विच इज कंटिन्यूअस इरिटेशन बाय ये, मतलब पैथोजन के इरिटेशन की वजह से सेल की या टिश्यू की मेल फंक्शनिंग होगी और प्रोड्यूस होगा क्या, सिम्टम। तो उसको हम बोलेंगे क्या हो गई, ये डिजीज हो गई आपके प्लांट में, आपके प्लांट में कोई बीमारी हो गई। ये समराइज किया मैंने उसको, ठीक है। यहां पर मैंने यही चीज बताई थी, हाँ ये यहां पर मैंने आपको बताया था कि सफरिंग का मतलब क्या होता है,
डिजीज, और डिजीज की डेफिनेशन जो है वो ये लिखी हुई है। और फिर हाँ, जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिम्टम क्या होगा, कि विजिबल एक्सप्रेशन होगा। जब आप जाएंगे आपको दिखेगा। वो प्रोड्यूस कब होगा, जब होस्ट पैथोजन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होगा। तो वहां पर वही चीज तो आ गई, ये क्या है, होस्ट है, और ये क्या आया, पैथोजन आया। जब ये आपस में मिले, ठीक है, वही मतलब उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया और सेल की डेथ हुई, तो फिर हमें विजिबल एक्सप्रेशन मिला जो हमने देखा आंखों से, तो उसको हमने बोल दिया क्या है, ये सिम्टम। फिर अब हम पता नहीं कर पा रहे डिजीज किससे हो रही है, तो हमने क्या किया, ईटियोलॉजी देखी। ईटियोलॉजी भी बायोटेक, एबायोटिक, मिसोटिक कोई भी हो सकती है, ठीक है। जब ईटियोलॉजी पता चल गई तो हमने क्या कर दिया, मैनेजमेंट। और थोड़ा सा और हम आपको समझाएं, ये लीफ है मान लीजिए होस्ट की, हेल्दी थी, यहां पर अल्टरनेरिया आया, ठीक है, होस्ट आपका पहले से ही था, अल्टरनेरिया पैथोजन आया, आकर के उसने यहां पर सेल जो है वो किल कर दी प्लांट की। जब सेल किल कर दी तो वो क्या हो गई, एबनॉर्मल सेल हो गई, मेल फंक्शनिंग हो गई। जब मेल फंक्शनिंग हो गई तो मेल फंक्शनिंग के बाद यहां पर एक हमको क्या मिला, विजिबल एक्सप्रेशन। तो हमने कह दी ये डिजीज है, लेकिन ये कौन सी डिजीज है, अल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। किस बेस पे बताया, सिम्टम के बेस पे बताया कि ये क्या है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है, एक डिजीज, एक क्या है वो डिजीज। तो सिम्टम के बेस पे हम बता देते हैं क्या है, एक डिजीज है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, पाउडरी मिल्ड्यू है, या व्हाइट रस्ट। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप ईटियोलॉजी नहीं जानेंगे, अल्टरनेरिया पे जो आप दवाई डालेंगे वो अल्टरनेरिया पे ही काम करेगी, वो लेट ब्लाइट पर काम नहीं करेगी। लेट ब्लाइट की अलग दवा है, मैं शुरू से बता रहा हूं। आपको हुआ है वायरल फीवर, वायरस है, और आप एंटीबायोटिक बैक्टीरिया ही खा रहे हैं, आप ठीक नहीं होंगे। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है, आपको पता होना चाहिए, आपको डायग्नोसिस आना चाहिए कौन सी डिजीज है ये, समझ रहे हैं, तभी आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अब आपके सामने भाई ये चीजें निकल के आ रही हैं कि होस्ट क्या है, ये भी एक टर्म है, पैथोजन क्या है, एनवायरनमेंट तो आप जानते ही हैं, होस्ट क्या है और पैथोजन क्या है, ये भी टर्म है, ये आपके सामने आ रहे हैं। अब इनको देखते हैं आगे। पैथोजन क्या है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज एबल टू कॉज डिजीज इन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी होस्ट में डिजीज कॉज कर सकता है तो वो क्या हो जाता है, तो फंजाई को हम पैथोजन कह सकते हैं, बैक्टीरिया को हम पैथोजन कह सकते हैं, एल्गी को हम पैथोजन कह सकते हैं। समझ रहे बात को, ये लिखा भी आपके सामने कि ये सब क्या है, आपके पैथोजन है। अब आता है होस्ट। ए होस्ट इज ए ऑर्गेनिज्म, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म होस्ट हो सकता है, इवन हम लोग भी होस्ट हो सकते हैं, दैट इज हार्बरिंग ए पैरासाइट और पैथोजन फ्रॉम विच ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट हो सकता है, लेकिन यहां हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ये आपका प्लांट है, जब ये किसी पैथोजन को हार्बरिंग करता, हार्बरिंग का मतलब होता है शेल्टर देना, जगह देना, ठीक है, सहवास करना, ठीक है। जब कोई हार्बरिंग करता है कोई भी पैथोजन किसी दूसरे लिविंग प्लांट पर, और हार्बरिंग करने के बाद उससे न्यूट्रिएंट लेता है, तो वो उसका हो जाता है क्या, होस्ट। समझ रहे हैं। तो पैथोलॉजी में आपको ये बेसिक टर्म्स हैं, होस्ट क्या होता है, व्हाट इज होस्ट, व्हाट इज डिजीज, ठीक है, व्हाट इज पैथोजन, व्हाट इज स्पोर, व्हाट इज ईटियोलॉजी, व्हाट इज सिम्टम, ये सब के सब टर्म है। टर्मिनोलॉजी में अलग से नहीं पढ़ाता हूँ, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो बता देता हूँ, जिससे चीज़ें याद रहती हैं और याद भी रहेंगी, ठीक है। तो पैथोजन और होस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और निकल कर आती है, वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पर आती है। मैंने आपको बताया कि सिम्टम कब प्रोड्यूस होगा, विजिबल एक्सप्रेशन कब मिलेगा, विजिबल एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस बाय ए होस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कब प्रोड्यूस करेगा, आफ्टर ए सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। मतलब ये तीनों का इंटरेक्शन होगा, तब हमको क्या मिलेगा, सिम्टम मिलेगा। ये देखिए, इसी को हमने बोल दिया क्या, डिजीज ट्रायंगल। स्मिथ एंड वेंडर प्लांक ने इसको दिया था, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा।
ये मान लीजिए क्या एक होस्ट है और ये क्या आ गया पैथोजन, और एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी होनी चाहिए फेवरेबल, और तब डिजीज हो जाएगी, और जब डिजीज होगी तो हमें एक सिम्टम मिलेगा। ठीक, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम लोग डिजीज ट्रायंगल। हमेशा पूछा जाता है कि डिजीज ट्रायंगल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कौन कौन होता है होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट। होस्ट होगा, पैथोजन होगा, एनवायरमेंट। टाइमिंग क्या है हैं? पता नहीं है हमें। आप तो न्यू नहीं लग रहे हैं। तो आप क्यों बता रहे हैं वो न्यू है? फ्रेंड है आपके, दोस्त हैं आपके? ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, तो इसी को हम बोल देंगे ये क्या है डिजीज ट्रायंगल। समझ रहे हैं बात को? सारी चीजें वही हैं, बस चीजों को थोड़ा थोड़ा बदला गया है। एक जगह वो सिम्टम है, दूसरी जगह उसको हम डिजीज बोल रहे कंडीशन में। और पैथोजन आप जान ही गए क्या होता है, होस्ट आप जान गए क्या होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जब भी डिजीज ट्रायंगल होगा तो उसमें कंडीशन होगी पैथोजन क्या होगा वायरुलेंस, होस्ट क्या होगा ससेप्टेबल, और एनवायरमेंटल कंडीशन हमेशा क्या होगी फेवरेबल। अगर पैथोजन वायरुलेंस है, होस्ट ससेप्टेबल है और एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, तो कभी भी डिजीज नहीं होगी। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। या फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है, होस्ट ससेप्टेबल है और पैथोजन क्या है ए विरुलेंस, मतलब विरुलेंस इसकी एब्सेंट है, तब भी डिजीज नहीं होगी। डिजीज ट्रायंगल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे गलत। तो याद रखिएगा कभी भी अगर कंपोनेंट पूछे जाएं कि डिजीज ट्रायंगल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो पैथोजन ऑलवेज होगा विरुलेंस, होस्ट ससेप्टेबल और एनवायरमेंटल कंडीशन। अब आपके सामने आ जाता है कि वायरुलेंस क्या है और ससेप्टेबल क्या है। इसको आगे देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये कर लिया ना, ये किए हो गए यार, हो तो गए। हाँ ये कर लो पैथोजन। केसी स्टूडेंट के कुछ समझ में ना आए, फिर से कह रहा हूं, तो वो पूछ लेना आप लोग। कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, वैसे मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से, चीजें समझ में आनी चाहिए। इससे इजी नहीं हो सकता कुछ भी।
याद रखिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकता है सारे के सारे पैथोजन हैं, और कोई भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी पैथोजन को हार्बरिंग करता है, ठीक है, और वहाँ से फूड ऑब्टेन करता है, तो वो उसका हमेशा हो जाता है होस्ट। ठीक, और कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा आप लोग। किया नोट सभी ने? कौन सा नंबर? 27 नंबर। अच्छा, स्लाइड 27। ठीक है, चलो पहले नोट कर लो, फिर एक बार और हम इसको समराइज करते हैं। इसको बना लो, डिजिट ट्रायंगल को। न्यू ईयर कैसी रही थी आप लोगों की? न्यू ईयर कैसी रही थी? बढ़िया। देखा, बहुत डांस वांस किया तुम लोगों ने, हैं? हाँ, मैं नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने वीडियोस देखी हैं तुम लोगों की सारी। खासकर इधर लड़के वड़कों ने काफ़ी नागिन नागिन डांस किया है, देखा था मैंने। पूरा लौट रहे थे यहाँ पर सारे लड़के। हाँ, तुम्हारा भी देखा था मैंने। बताते हैं। और अभी आपको हम वो पढ़ाएंगे, एक अलग से उसका लेक्चर लाएंगे, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कि कैसे फील्ड पे जाकर के हम सिम्टम को पहचानें, कौन सा अल्टरनेरिया है, कौन सी डाउनी मिल्ड्यू है, कौन सी पाउडरी मिल्ड्यू है, रस्ट कैसे दिखते हैं, स्पंट कैसे दिखते हैं। ये एक हम लेक्चर लेंगे, लेते हैं हमेशा, इस बार भी लेंगे, आगे है। तो आप, मेरा भी बेसिकली एम यही है कहीं ना कहीं कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कहीं अप्लाई होना चाहिए। आप अपने गांव जाते हैं, भले ही मान लीजिए आप एमएससी एंटोमोलॉजी से कर रहे हैं, एक्सटेंशन से कर रहे हैं, मिलता है आपको, या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप आलू खेत में जा रहे हैं तो आप देख के बता दें कि हाँ ये अल्टरनेरिया और ये फाइटोफथोरा है, ये अर्ली ब्लाइट है, ये लेट ब्लाइट। आप इतना फील्ड में जाके बता रहे हैं तो गाँव वालों को लगेगा कि हाँ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं बता पाए तो कहेंगे, अगर तुमने भी कहा कि हाँ ठीक है बीमारी लगी है दवाई डाल दो, तो एग्रीकल्चर पढ़ने का मतलब क्या है। और कहीं प्लांट पैथोलॉजी मिल गई तो फिर उनको सब अच्छे से बताना पड़ेगा तुम्हें कि ये दवा डाल दो, वो दवा डाल दो। समझ रहे हो? हम भी यही चाहते हैं कि इसलिए हम वो डिटेक्शन डायग्नोसिस वाला पोर्शन पढ़ाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि स्मट्स के सिम्टम कैसे होते हैं, रस्ट कैसा होता है, पाउडरी मिल्ड्यू क्या होती है, डाउनी मिल्ड्यू क्या होती है, एंथ्रेक्नोज क्या होते हैं, ठीक है, तो पूछा जाता है। देखो वही चीज़ है, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर देखो, एक मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बताता हूँ। सिम्टम, बार बार मैं कह रहा हूँ, विजिबल एक्सप्रेशन, विजिबल एक्सप्रेशन जो आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कब,
कब प्रोड्यूस होगा वो? होस्ट में होस्ट प्रोड्यूस करेगा। कब प्रोड्यूस करेगा? सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन एंड सिम्टम जब भी मिलेगा, सिम्टम अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब देखो यहां आ गए, होस्ट भी है, पैथोजन भी है और एनवायरमेंट भी मौजूद है। अब डिजीज ट्रायंगल मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे से। मैंने आपको बताया ये होस्ट, आप होस्ट आप जानते हैं क्या होता है, नई चीज आपके लिए नहीं है। पैथोजन आपको पता है डिजीज कॉजिंग होता है, तो होस्ट के पास आएगा, डिजीज करने के लिए आएगा। अब डिजीज क्या होती है मैंने आपको बताया, ये लीफ है, ये नॉर्मल सेल्स हैं, पैथोजन ने आके सेल गड़बड़ कर दी, मेल फंक्शनिंग हो गई, क्या हो गई? एबनॉर्मल सेल हो गई, डिजीज हो गई। लेकिन सब हुआ कब? जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन हुई। तो यहां पर मैंने ये लिखा है, विजिबल एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस बाय ए होस्ट आफ्टर ए सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। अब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? विजिबल एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक, उसी को हम बोल लेंगे क्या? ये डिजीज है। मान लीजिए ये था, ये क्या है? होस्ट है। मैंने जो एरो बनाया वो क्या? पैथोजन आया। एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल थी तो हमको क्या मिला? यहां पे सिम्टम मिला। सिम्टम दिख रहा है, अल्टरनेरिया का सिम्टम है, अर्ली ब्लाइट का दिख रहा है आपको? तो अर्ली ब्लाइट हमने बोल दिया ये क्या है? एक डिजीज है। ये क्या है? एक अल्टरनेरिया ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है? एक डिजीज है। क्लियर? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। अगर आप समझेंगे तो इजी है। प्लांट है हमारा होस्ट, अल्टरनेरिया किससे होती है? फंगस से होती है। फंगस है हमारा पैथोजन, एनवायरमेंटल कंडीशन मौजूद है वहां पर, पैथोजन विरुलेंस होगा, होस्ट ससेप्टेबल होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होगी। तीनों चीजें इंटरेक्ट करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी। ठीक है, जैसे इंटरेक्शन करेंगी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जो फंगस है वो सेल पे अटैक कर देगी, सेल एबनॉर्मल हो जाएंगी। जब सेल एबनॉर्मल हो जाएंगे तो वहां पर डिजीज हो जाएगी। और जब सेल मरने लगेंगे तो कोई ना कोई एक विजिबल एक्सप्रेशन दिखेगा। जब सेल मरेंगे तो जो विजिबल एक्सप्रेशन दिखेगा उसको देख के हम कह देंगे अल्टरनेरिया है, ये अर्ली ब्लाइट हो गई है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है? एक डिजीज है। किसकी? आलू की। बेसिक है, यही कॉन्सेप्ट है। इसको समझने में आदमी बीएससी एमएससी पीएचडी सब कर लेता, समझ में नहीं आता किसी के। कॉन्सेप्ट है ये, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, क्लियर? वही चीज देखो यहां पर बताइए यार, पैथोजन होस्ट होना चाहिए, पैथोजन होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए और हो जाएगी डिजीज। इसी को स्मिथ नॉफ वेंडर प्लांक ने बोल दिया ये क्या है? डिजीज ट्रायंगल। ये डिजीज ट्रायंगल। लेकिन कंडीशन दी उनका, पैथोजन होना चाहिए विरुलेंस और होस्ट होना चाहिए ससेप्टेबल। समझो बात को। अब आपके सामने आ जाता है हाँ, के ससेप्टेबल क्या होता है और विरुलेंस क्या होता है, और एक टर्म रेसिस्टेंट भी आता है। समझ रहे बात को? तो ससेप्टेबल सीधी भाषा में समझिए, इनएबिलिटी ऑफ टू रेसिस्ट अटैक बाय ए, समझे? कॉन्सेप्ट है ये। ऐसी ये जो मैंने लिखवाई है ये आपको किसी बुक में मिलेंगी नहीं डेफिनेशन, ये मेरी खुद की बनाई हुई सारी डेफिनेशन है। और मैंने जितनी भी डेफिनेशन पैथोलॉजी में आपको पढ़ाता हूँ सारी खुद की बनाई हुई है, ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें, चीज़ों को आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आप वो चीज़ वहाँ पकड़ सकें जो आप पे बुक मतलब एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछिए। तभी मैं कहता हूँ कि मेल फंक्शनिंग याद रखिए, मेल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू कभी भी पूछा है समझ जाइएगा डिजीज की बात हो रही है। विजिबल एक्सप्रेशन याद रखिए, कभी पूछा है तो आप समझ जाइएगा सिम्टम की बात हो रही है। तभी मैं कहता हूं आप साइंस ऑफ कॉज या स्टडी ऑफ कॉज याद रखिए, कॉज समझ जाइएगा ईटियोलॉजी की बात हो रही है। क्योंकि जो किताब की लैंग्वेज अगर मैंने यहां पर लिखवा दी तो आपको पैथोलॉजी तो कुछ समझ में आएगी ही नहीं। आप ये देखते रहेंगे इसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो जब भी इनएबिलिटी ऑफ होस्ट की बात हो, मतलब होस्ट जो है वो इनेबल है, योग्य नहीं है, किसको रेसिस्ट करने के लिए, किसको रोकने के लिए? अटैक को रोकने के लिए। किसके अटैक को रोकने के लिए? जब कोई होस्ट किसी पैथोजन के अटैक को नहीं रोक पाता है तो वो क्या होता है? ससेप्टेबल। और जब कोई होस्ट रोक लेता है किसी पैथोजन के अटैक को तो वो क्या हो जाता है?
तो हम कहते भी हैं कि रेसिस्टेंट वैरायटी लगाइए आप, तो डिजीज नहीं होगी। रेसिस्टेंट वैरायटी लगाइए, कीड़ा नहीं लगेगा। कहते हैं रेसिस्टेंट वैरायटी खरीद लीजिए। और ब्रीडर्स का काम भी यही है। ब्रीडर क्या कर रहे हैं? रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। और पैथोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? और अभी आगे आप चलेंगे तो हम बताएंगे रेसिस्टेंट ब्रेक भी हो जाता है। ब्रीडर जो रेसिस्टेंट बनाते हैं, फिर रेसिस्टेंट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है रेसिस्टेंट, फिर डिजीज होती है, तो फिर कौन रोकता है? पैथोलॉजिस्ट रोकते हैं। हैं? क्या कह रहा हूं? हाँ, वो फिर ससेप्टेबल हो जाती है। हाँ, ससेप्टेबल हो जाती है वो। तो रेसिस्टेंट क्या? जेनेटिक इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ होस्ट टू रेसिस्ट अटैक बाय ए पैथोजन। एबिलिटी होगी होस्ट के पास जो रेसिस्ट करेगा किसके अटैक को? पैथोजन के अटैक को। वायरुलेंस क्या है? को हम शॉर्ट में एक जगह पैथोजेनेसिटी भी बोलते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ है। तो पैथोजेनेसिटी होता है द एबिलिटी ऑफ पैथोजन एबल टू कॉज डिजीज, के उसकी कितनी क्या योग्यता है एक डिजीज कॉज करने के लिए किसी पैथोजन की, उसको हम बोलते हैं क्या? पैथोजेनेसिटी, विरुलेंस या पैथोजेनेसिटी। और यहीं पे हमेशा मैं कहता हूं जहां पर भी ए लग गया तो समझ लीजिए आगे वाली चीज एब्सेंट हो जाती है। तो यहां पर ए विरुलेंस का मतलब कि विरुलेंस वो नहीं होगा, मतलब फिर ए लग गया एब्सेंट हो गया, मतलब एबिलिटी नहीं होगी। अब वो क्या हो जाएगा? इनएबल हो जाएगा, इनएबिलिटी हो जाएगी, जो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। समझो चीजों को। बायोटेक मतलब लिविंग, ए बायोटेक मतलब ए मतलब एब्सेंट। अब बायोटेक क्या है? एब्सेंट है। पैथोलॉजी में होता है जहां ए लग जाए मतलब समझ लो वो चीज एब्सेंट है, नहीं है। नोट कर लो उसको। जीरो से पढ़ा रहा हूं पैथोलॉजी, बिल्कुल जीरो से। ये मानकर आपको कुछ भी नहीं आता है, साथ में पढ़ते रहिए, एब्सेंट मत होइएगा। और यहां से जाने के बाद रिवीजन करिएगा। लास्ट तक पैथोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आती होगी, बहुत अच्छे से। जितनी नेमरा सुंदा में दी है, एसआर कांतवा में दी है, अरुण कात्यायन में दी है, उससे कई गुना ज्यादा आ रही होगी आपको, कई गुना ज्यादा। अगर आप जैसे मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो बहुत ज्यादा उससे आएगी। जो लोग नेमरा सुंदा, अरुण कात्यायन या एसआर कांतवा पढ़ के सोचते हैं कि हमें बहुत पैथोलॉजी आती है, तो समझ लो वो कुछ नहीं होंगे आपके आगे। समझ रहे बात को? ये चीज है। बस ये है कि आप लोग एब्सेंट मत होइएगा, क्लास मत छोड़िए। एक क्लास छूटे कि समझ लो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पैथोलॉजी में। अगर आपने एक क्लास छोड़ दी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज निकल जाएंगी आप लोगों की। बाकी फिर आपकी मर्जी है, पढ़ने की भी यही उम्र है, घूमने फिरने की भी यही उम्र है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप लोगों को करना क्या है। आपको आप पे डिपेंड करता है पढ़ाई लिखाई करनी है या ऐसे ही घूमना फिरना है। क्या नोट सभी ने? चलें आगे। किसको? इसको, ससेप्टेबल को। यार उसमें सामने लिखा दो इनएबिलिटी होस्ट। या तो आप एबल हो गए या फिर क्या हो गए? इनएबल। योग हो गए या फिर अयोग हो गए। मतलब योग मतलब कोई चीज आप कर सकते हैं, अयोग मतलब वो चीज आप
तो यहां पर क्या है, इनएबिलिटी ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट योग्य नहीं है टू रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब रोकना, किसको, अटैक को रोकना। किसके अटैक को रोकना, लिखा भी वही है, इनएबिलिटी ऑफ होस्ट टू रेसिस्ट अटैक, टू रेसिस्ट अटैक, अटैक को रोकना। किसके द्वारा हो रहा है अटैक, बाई पैथोजन के अटैक को रोकना, ना रोक पाना, सॉरी, पैथोजन के अटैक को ना रोक पाना, तो क्या हो जाएगा, होस्ट ससेप्टेबल। अब जो जेनेटिक इनहेरेंट एबिलिटी है किसी के पास, ठीक है, कोई पैदा ही ऐसे हुआ है, किसी होस्ट को जब वो रेसिस्ट कर लेता है, अटैक को पैथोजन के रोक लेता है, तो उसको हम बोल देते हैं वो क्या है, रेसिस्टेंट वैरायटी ऐसे ही डेवलप की जाती हैं, उनमें जेनेटिक इनहेरेंट एबिलिटी होती है, किसी भी पैथोजन को वो रेसिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं क्या है, रेसिस्टेंट। फिर आता वायरुलेंस या पैथोजेनेसिटी, किसकी अब मैंने आपको क्या बताया था, वायरुलेंस क्या होगा, पैथोजन होगा, तो अब यहां पर किसकी बात हो रही है, पैथोजन की बात हो रही है, वायरुलेंस बोलिए पैथोजन, तो यहां पर द एबिलिटी ऑफ पैथोजन एबल टू कॉज, उसकी क्या योग्यता है, कितनी उसके अंदर एबिलिटी है डिजीज कॉज करने की, उसको हम लोग बोलते हैं वायरुलेंस या पैथोजेनेसिटी। क्लियर ना, तो यही है, कुछ नहीं है इसमें खास। अब क्या है, मैंने आपको बताया था पैथोजन या तो क्या होगा, या फिर वायरुलेंस होगा, या फिर, तो मतलब ये कि पैथोजन के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, उसके अंदर विरुलेंस जीन होगा या फिर ए विरुलेंस जीन्स प्रेजेंट होगा। अगर विरुलेंस जीन्स प्रोड्यूस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ए वायरुलेंट, मतलब डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से होस्ट होता है, इसमें भी दो जीन होते हैं, या तो रेसिस्टेंट होगा, और रेसिस्टेंट जीन नहीं है तो क्या होगा, ससेप्टेबल होगा, कि कोई भी आकर के डिजीज कर दे। तो यहां पर मैंने ये चीज बताई है कि अगर होस्ट विरुलेंस है, वी मतलब विरुलेंस, सॉरी पैथोजन विरुलेंस है, और होस्ट तो क्या हो जाएगी, डिजीज की यही कंडीशन है, और यही मैंने आपको डिजीज ट्रायंगल में बताई है, पैथोजन विरुलेंस होस्ट ससेप्टेबल, तब और एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबली रहेगी, तब क्या होगी, डिजीज, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या है, डिजीज ट्रायंगल है, ये क्या है, डिजीज ट्रायंगल है। तो यहां पर वही चीज बता रहा है, पैथोजन क्या होगा, वायरुलेंस होगा, या फिर ए वायरुलेंस होगा, होस्ट ससेप्टेबल होगा, या फिर तो पहली कंडीशन है कि होस्ट क्या है, सॉरी पैथोजन क्या है, वायरुलेंस, और होस्ट क्या है, क्या हो गई, डिजीज हो गई। अब होस्ट, पैथोजन तो वायरुलेंस है, लेकिन होस्ट क्या है, रेसिस्टेंट। और जब पैथोजन कितना भी वायरुलेंस हो, अगर किसी ब्रीडर ने रेसिस्टेंट वैरायटी बना दी, डेवलप कर दी, तो डिजीज, सबसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल हम लोग देते हैं, बीटी कॉटन का देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वहां पर डिजीज नहीं होगी। अब पैथोजन क्या है, ए विरुलेंस, तो वो डिजीज कर ही नहीं पाएगा, इवन चाहे होस्ट ससेप्टेबल हो, चाहे वो तो रेसिस्टेंट हो, ए विरुलेंस पैथोजन है, रेसिस्टेंट हो जाए, डिजीज नहीं होगी। फिर ए विरुलेंस पैथोजन है, होस्ट ससेप्टेबल है, तब भी डिजीज नहीं होगी, कि ससेप्टेबल होस्ट तो है, लेकिन पैथोजन ही ए विरुलेंस है, पैथोजन के अंदर ही नहीं है इतनी एबिलिटी कि वो डिजीज कॉज कर पाए, तो वहां पर भी डिजीज नहीं होती है। तो यही जो चीज है, पैथोजन के जीन दोनों और होस्ट के जीन दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जीन ही तो देखेंगे भाई मेरे, मान लो ये पैथोजन है, होस्ट है, ये पैथोजन है, और जब कोई पैथोजन होस्ट के पास आएगा तो जीन का इंटरेक्शन होगा,
विरुलेंस जीन, एवुलेंस जीन, होस्ट जीन, ये इनका इंटरेक्शन होगा, ये डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि वो ससेप्टेबल है या रेसिस्टेंट है, पैथोजन देखेगा। ठीक है, तो ये जीन का इंटरेक्शन है कि जब विरुलेंस जीन ससेप्टेबल जीन से इंटरेक्शन करेगा तो क्या होगी, डिजीज हो जाएगी। और जब विरुलेंस जीन्स रेसिस्टेंस से इंटरेक्शन करेगा तो डिजीज नहीं होगी, क्योंकि उसके पास रेसिस्टेंट मौजूद है। पता, मान लीजिए होस्ट था, पैथोजन आया, इसने देखा कि ये रेसिस्टेंट है, तो डिजीज ये कॉज नहीं कर पाएगा। और यही जो जब जीन का इंटरेक्शन साइंटिस्ट ने देखा, इसी को नाम दिया गया जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखा सबसे पहले किसने, और काम किस पे किया था उन्होंने, और लिंसी डस्ट किससे होता है, पूछा जाता है कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दिया, किस पे वर्क करके दिया, और किस फंगस पे दिया, किस फंगस पे दिया, फंगस मेलम सोरालाइना। आप नोट कर लीजिए आराम से आप। बात नहीं बात नहीं मना कर रहे हम। आपस में बात मत करा करिए, यहां डिस्टरबेंस होता है, आप लोग बात करते हैं। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए आप लोग। एक मिनट, कुछ बच्चे लिख रहे हैं अभी। ठीक है, नोट किया सभी ने, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, पैथोजन के पास विरुलेंस या फिर एविरुलेंस जीन होगा, होस्ट के पास रेसिस्टेंट या ससेप्टेबल जीन होगा, और फिर ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो कभी डिजीज होगी और कभी डिजीज नहीं होगी। इसी को एच.एस. फ्लो ने बोल दिया जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, एच.एस. फ्लोर ने कहा, और ये इन्होंने बताया जब काम किया किस पे, फ्लैक्स रस्ट पे या लिंसीड रस्ट पे, जो कि होता है फंगस मेलम सोरालाइना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फंजाई आर एसोसिएटेड विद जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, तो आंसर क्या होगा, मेलम सोरालाइना जो है किससे संबंधित है, जीन फॉर जीन
हाइपोथेसिस है। कई बार ऐसे पूछ लिएगा विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज एसोसिएटेड विद जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। कभी कभी ऐसे पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर वर्किंग फॉर द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। तो कौन सी डिजीज है? डिजीज का नाम क्या है? लिंसीड रस्ट या फ्लाक्स रस्ट भी इसको बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये सारा का सारा जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है, ये किसने दिखा था? साइंटिस्ट H.H. फ्लोर। इसको भी याद रखिएगा। और ये एक डेफिनेशन लिखी है, वैसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है एग्जाम्स में कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होता है, ये नहीं पूछा गया, लेकिन आप फिर भी फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस मीन ईच जीन कंट्रोलिंग रेसिस्टेंट इन द होस्ट देयर इज ए करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक जीन कंट्रोलिंग एवरुलेंट जीन्स इन द होस्ट। इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको ये एरो बना करके दिखाया। नोट नहीं कर रहे हो तुम्हें? नोट किया करो, नोट ही करो, क्योंकि याद हो जाएगा, याद रहेगा। नहीं तो फिर याद नहीं होगा, फोटो वोटो खींच करके रखोगे तुम लोग। कहने को तो मैं पीपीटी भी दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन आप ऐसे पढ़ाएंगे तो कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा पीपीटी में। गुरु का मतलब क्या होगा फिर? पढ़ लेंगे आप, रट लेंगे, थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर सबका? सारे स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ठीक से? नए बच्चे आए भैया आप लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? कोई भी अगर कंफ्यूजन हो आप लोगों को। और डिजीज ट्रायंगल आपके समझ में आ गया? वुरुलेंस क्या होता है समझ में आया? या पैथोजेनिसिटी क्या होता है समझ में आया? और ससेप्टेबल समझ में आया क्या होता है? रेसिस्टेंट पता है आपको क्या होता है? होस्ट पता है आपको क्या होता है? ठीक है? पैथोजन पता है आपको क्या होता है? सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना? ठीक है? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस समझ गए क्या होता है? कि जब ससेप्टेबल और रेसिस्टेंट, विरुलेंस और एविरुलेंस आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस होता है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है किसने दिया, किस पे दिया, बस ये इंपॉर्टेंट है। लिंसी टेस्ट किससे होता है? पता लगा जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस याद है, यही भूल गया कि मैलम सोलर लाइना ही क्या है पे काम किया था, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपसे कहें कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, पूरे जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो यही किस फंगस पे काम किया और किस साइंटिस्ट ने काम किया। बाकी कॉन्सेप्ट से समझाना पड़ता, नहीं समझाएंगे तो ऐसे चीज़ें क्लियर हो नहीं पाएंगी। और जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस अगर आप बुक में पढ़ाएंगे तो 5 पेज का लिखा हुआ है। आपको शॉर्ट में मैंने समझाया कि आप बस अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर रखिए। हाँ, हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकल जो चीज़ हम एज्यूम न कर सकें, हाँ, सब अपने मन में ही बनाएं।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली हाइपोथेसिस। जीन फॉर जीन, दिखते तो है नहीं जीन, देखा किसी ने जीन? नहीं देखा होगा, देख भी नहीं पाएंगे। जब भी हम डीएनए निकालते हैं और उसको सीन करते हैं, विजुअल देखते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो तो फिर बहुत आगे की बात है, मॉलिक्यूलर पे आप जाएंगे तो एक एज्यूम ही करते हैं, हाइपोथेटिकली होता है वो, हाइपोथेसिस करते हैं कि हाँ यहाँ पर मेरा जीन होगा या जीन है, मानते हैं बस, दिखता किसी को नहीं है। ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही यार, ये क्या है, विरुलेंस, पैथोजन क्या है, ए विरुलेंस है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, विरुलेंस। इसी तरीके से होस्ट क्या है, रेसिस्टेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ससेप्टेबल। तो यहां पर उसने यही बताया, द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस मींस ईच जीन कंट्रोलिंग रेसिस्टेंट इन द होस्ट देयर इज ए करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक जीन कंट्रोलिंग ए विरुलेंस। समझ रहा हूं, मतलब इसका रेसिस्टेंट होस्ट किसका, होस्ट का रेसिस्टेंट जीन और पैथोजन का ए विरुलेंस, तो ये करस्पॉन्डिंग होते हैं एक दूसरे के। यहां पर वही चीज बताई गई है कि ए विरुलेंस जीन से, सॉरी ए विरुलेंस जीन इससे पहले रिएक्शन वो किया इंटरेक्ट, फिर विरुलेंस जीन भी किससे इंटरेक्ट किया, रेसिस्टेंस से, मतलब विरुलेंस ससेप्टेबल से भी किया और उसके करस्पॉन्डिंग जीन से भी इंटरेक्शन किया। इसका मतलब ये होता है, और मैं हमेशा कहता हूं कि डेफिनेशन वगैरह जैसे जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होता है नहीं पूछा जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो बताया है बस वहीं से क्वेश्चन उठाएगा, उसको मत भूलिएगा। बाकी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हैं, अच्छी बात है। और यहां तक क्लियर सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो मैंने आपको यहां पे बताया था विजिबल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है एक सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बाद। उसके बाद आ गया था मैं ईटियोलॉजी पे, मैंने ईटियोलॉजी में बताया था स्टडी ऑफ कॉज बिहाइंड द डिजीज डेवलपमेंट। कॉज मैंने बताया था बायोटिक भी हो सकती है, म्यूजोबायोटिक भी हो सकती है, और अब आगे पैथोलॉजी इसी पे चलेगी। हम स्टार्ट करेंगे पहले बायोटिक, और बायोटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा प्लांट डिजीज होती है किससे होती हैं वो, और फंजाई जब हम लोग पढ़ लेंगे कंप्लीट तो समझ लेना कि 90 या 80% पैथोलॉजी कंप्लीट हो गई। फिर थोड़ा सा बैक्टीरिया, थोड़ा सा वायरस, कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और मैनेजमेंट, लास्ट में पैथोलॉजी हो जाएगी कंप्लीट। तो अब क्या बात करनी है यार, मुझे बता दो क्या बात करनी है, हैं? नहीं पूछ लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो यार, मैं तो डांटता भी नहीं हूं तुम लोगों को, ना कुछ कहता हूं, फिर भी तुम लोग इतना डरे डरे रहते हो, हैं? काहे का डर है? डरोगे पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं खुद, आप लोग बच्चे नए नए आए हैं, बाहर से आए हैं, ठीक है, तो अब डांट और दें उनको, डपट दें यहाँ पर भग करके इस तरीके से ना, तो वो फिर क्या पूछेगा, वो पूरी साल ऐसे ही बैठा रहेगा यार, ऐसा ना हो सर कुछ बोल दें, ऐसा ना हो सर ये कह दें क्या वो। तो इसलिए मेरी क्लास में कोई नहीं, आप लोग आराम से बैठिए, बस आपस में बात मत करिए, आपस में बात अगर करी तो हम बाहर कर देंगे। कोई भी बात मन में आ रही, इवन जोक भी अगर तुम्हारे आ रहा है तो पूछ लो, बता दो, मतलब सब लोग हंस लेंगे मिलके क्या थोड़ी देर के लिए, इतनी देर से तो बकवास पैथोलॉजी चली रही है, आप लोग ये तो सोच रहे होंगे सर बोले जा रहे हैं, मन में अगर जोक आ रहा है बोल दो सर ये जोक आ रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सब लोग हंस लेंगे ना, हम भी हंस लेंगे थोड़ी देर से। वैसे भी आप लोग कहते हैं क्या सर पैथोलॉजी पढ़ा पढ़ा के आप भी बोरिंग हो गए हैं, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में फंगस सबसे पहले पढ़ेंगे, फंगस का मतलब माइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद निमेटोड, एल्गी, इस तरीके से पैथोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, फंजाई की स्टडी, मतलब माइकोलॉजी। क्या? हाँ, फेनोरोगेम्स प्लांट पैरासाइट का मतलब ये आपने सुना होगा, मैंने बताया था, कुस्कुटा सुना है, अमरबेल गांव में कहते हैं, हाँ, अमरबेल, कुस्कुटा, स्ट्राइगा, ओरोबेंची, लॉरेंथस, वही होते हैं फेनोरोगेम्स प्लांट पैरासाइट। अब आप लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ी तो कभी है नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक से ज्यादातर पढ़ते हैं बच्चे, तो वहां पर कुस्कुटा दिख गया, लोरेंथस दिख गया, स्ट्राइगा दिख गया, बस वही याद है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या, कुछ पता ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो तो उसके आगे का थोड़ा देखो क्या है, और उसके इधर का देखो, केवल वो नहीं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया ये मतलब ये,
कुस्कुटा ये अर्ध अर्ध हाँ तना परजीवी है कुस्कुटा, बस यही याद है, कुछ भी याद नहीं है। कोई भी चीज़ पढ़ लो तो पूरा चैप्टर वाइज लास्ट तक आपको उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। अब हम जैसे फेनोग्राम्स पढ़ाएंगे, उसमें लोरेंथस भी पढ़ाएंगे, क्या होते हैं वो, समझ रहे हैं, कौन कौन से उनके होस्ट होते हैं वो, समझ रहे हो, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है। सबसे पहले से हम फंजाई स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ही बताएंगे फंजाई क्या होती हैं, फंजाई है क्या। भाई जब किसी चीज़ को जानोगे नहीं तो उसकी स्टडी कैसे करोगे भाई, आप ही बताइए। अगर जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, फंजाई बैक्टीरिया वायरस में, जब उसकी अभी हम आपकी स्टडी जब आपको ही नहीं जानते तो आपकी स्टडी हम कैसे करेंगे। पहले आपको हमें जानना पड़ेगा, तभी हम आप पे आगे काम कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम जैसे फंजाई स्टार्ट कराएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट कराएंगे व्हाट इज फंजाई। फंजाई क्या है,